नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। संसद से लेकर सड़कों तक इस वक्त देश की राजनीति में अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा गर्माहट है तो वो है पेपर लीक। लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक भूचाल ला रखा है। देश ने हाल ही में पेपर लीक पर युवाओं का भारी आक्रोश देखा। असर यह हुआ कि केंद्र सरकार को आनन फानन में सख्त एंटी पेपर लीक कानून लाना पड़ा और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को कड़ी कार्रवाई और पारदर्शिता का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आज संसद की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बीच इस मुद्दे पर तीखी वार पलटवार देखने को मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। कहा, सबसे ज्यादा पेपर लीक तो भाजपा शासन में हुए हैं। सरकार नया कानून तो ले आई है, लेकिन ये बताएं कि पुराने कानून के तहत कितनों पर कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव का यह बयान जैसे ही सामने आया, संसद के भीतर से भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में आंकड़ों का पिटारा खोल दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी ही पेपर लीक कराने वाली पार्टी है। किस तरह से प्रतिक्रियाएं रही, देखिए। आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं। ये जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आम जन जानता है और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। बिल तो संशोधन हुआ है, जो पहले बिल था उस बिल जो उस पहले जो कानून था उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा है? 20 तो पेपर 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? सच थोड़ा कड़वा होता, थोड़ा ज्यादा जोर से लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 सीपीएमटी एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी टीयू बीटेक एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश एसएससी सीपीओ एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। सर, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। तो पेपर लीक पर यह महासंग्राम छिड़ा हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा की शुरुआत भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी जुड़े। केसी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। यश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार सिंह जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, लेकिन संसद के अंदर जो अनुराग ठाकुर कहते हुए दिखे कि जितने पेपर लीक हुए, मेरे पास तो पूरी फेहरिस्त है, आंकड़े उन्होंने गिना दिए क्रमवार, कहां पर कौन सा पेपर हुआ और उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी का हम कह सकते हैं एक शिखर शामिल रहा। तो इसे किस रूप में देखते हैं? क्या जो अनुराग ठाकुर संसद के भीतर आज आंकड़े पेश कर रहे थे वो गलत है, या फिर आपके जो शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं उनमें सच्चाई है? अमित जी, मुझे अच्छा लगता है अगर अनुराग ठाकुर ये बताते कि जो पेपर लीक करने वाले थे वो क्या समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम बताते। वो आधी बात इसीलिए बता रहे थे क्योंकि वो सब भाजपाई थे जी, और आज भी वो सब भाजपाई हैं जो पेपर लीक में मिलते हैं जुलते हैं। यहां तक कि उनके सहयोगी सभासपा से दो विधायक ऐसे हैं जिनपे पेपर लीक के मुकदमे चल रहे हैं। कार्रवाई किसने करनी है? जो सत्ता में है, सरकार में है। लेकिन ये तो बचाने का काम करेंगे, इसीलिए बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं कि दूसरी पार्टी पे पिछले पन्ने पलट के आरोप लगाए ताकि आज पे बात ना हो कि बच्चों पे, विद्यार्थियों के ऊपर आप पैलेट गन चलाते हो। आज पे बात ना हो कि बच्चों के ऊपर आप आंसू गैस के गोले चलाते हो।
आज पे बात रहा हूं कि आप बिहार में AK-47 से बच्चों के ऊपर गोलियां चलाते हो, और गोली चलाने वाला कौन है, किसका मंत्रालय है, उसकी कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी। इसलिए सवालों से भागती हुई नजर आती है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसे चढ़ावा चोरी में नजर आती है। लेकिन सवाल उठता है कि इनको भागने नहीं देंगे जी, इनको पकड़ के रखेंगे, और तब तक इनका राजनीतिक टैटुआ दबाते रहेंगे जब तक आवाज निकाल के माफी नहीं मांगेंगे। जैसे MJ अकबर के समय मीटू कैंपेन में इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध छेड़खानी करने वाले अपने मंत्री को हटाने पर मजबूर हुए, अब बच्चों के भविष्य के साथ छेड़खानी करने वाले छोटे प्रधान को हटाया है। अब ये जो बड़े दो प्रधान बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं और देश को चलाने का दावा करते हैं, इन दोनों की बारी है। इन दोनों को अपनी बात तय करनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या किया। जब ये सारा पुलिसिया रौब चल रहा था जो इनके मंत्रालय के अंदर आता था, जब शिक्षा विभाग में धांधलियां चल रही थी जो इनके अधीन आता था, तो इन्होंने क्या किया, इन सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। ये भाग नहीं पाएंगे, हम इनका राजनीतिक टैटुआ दबाते रहेंगे। इसीलिए ये टैटुआ दबने से जो आवाजें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके मुंह से तो नहीं निकल रहा, ये बेचारे आए बाए साए वाले बचाओ बचाओ के कारण चिल्लाए जा रहे हैं। ये अनुराग ठाकुर भी उन्हीं में से है जी, जिन अनुराग ठाकुर जी को कुछ मिला नहीं है, तो अब इसीलिए फड़फड़ाए कि शायद सरकार में कुछ मिल जाए, अच्छा कोई पद मिल जाए जी। पिछली सरकार में तो मिल गया था, इस बार मिल जाए, तो इसीलिए ज्यादा फड़फड़ा रहे, उस फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए, क्या केवल हवाई बातें हैं जो आज सदन में कही गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर लीक से हमारी पार्टी के किसी नेता का, किसी व्यक्ति का संबंध था तो आपको नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए थे, तो फिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी? बिल्कुल, देखिए अमित जी, जिम्मेदारी किसकी तय होती? जिम्मेदारी होती है जो सरकार में होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पहली बात तो ये कि जितने भी लोग इस पेपर लीक में शामिल थे उसके खिलाफ मदद हुआ, साथ ही साथ बिना कोई सूत्र लिए सरकार ने लीक पेपर को दोबारा कराया, सकुशल पेपर संपन्न हुआ और बच्चों को सीटें भी मिली। जो बच्चे बचे या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी सीना ठोक करके उल्टी बातें कैसे कर रही? आप बताइए, अरे मुखिया आप, सरकार आपकी थी, आप मुख्यमंत्री थे, तो सस्पेंड आपको अपने मंत्री को करना चाहिए, आपको अपनी सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या है, CS का पेपर था, उसको तो ये मान भी नहीं रहे थे, उसको तो ये मान भी, जब CBI जांच की बात आई उसकी, तब इनको मानना पड़ा, तब जाकर के वो पेपर रद्द हुआ, नहीं तो वो तो उसको मानने के लिए भी नहीं तैयार थे। जो 2014 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद में जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट 2016 में, वो भी पेपर लीक हुआ। यूपी PMT जो था, CPMT 2014, वो भी पेपर लीक हुआ। और जो जिनके साथ में सरकार में है, केंद्र की अगर देखी जाए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 2004 में CBSE पेपर लीक हुआ, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ, 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ, 2011 में लीक हुआ, 2012 फिर एम्स का पेपर लीक हुआ। मतलब कितने पेपर गिनाए जाए जो लीक हुए, और उस लीक को उन्होंने माना, पेपर को रद्द भी हुआ, लेकिन किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। आज क्या है, आज कितनी बेशर्मी से कहा जा रहा है पेपर लीक किसने किया, उसका नाम बताइए। अरे नाम बताने की जिम्मेदारी आपकी, आपके समय पेपर लीक में। लेकिन क्या है, दरअसल क्या है कि जो फड़फड़ाहट की बात कह रहे थे, फड़फड़ाहट दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर क्या है कि कांग्रेस पार्टी का 2014 के बाद फड़फड़ा रही है, जनता ने इनको किराया लगा दिया, इनको 2017 के बाद जनता ने किराया लगा दिया। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो अनाप शनाप बोल करके आए बाएं दाएं साए करके निकल लेते हैं, लेकिन जब जवाब आता है तो उल्टा सवाल आता है कि भाई किसने पेपर लीक किया। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना, कि कौन बताएगा ठीक है किसकी सरकार पेपर लीक? जब सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का जिसको आपने मुखिया बनाया था, वो कौन था? 2.5 किलो हीरा उसके घर से बरामद हुआ, 2.5 किलो हीरा उसको बचे। हम लोग खूब डिबेट किए, फिर आपसे जवाब लूंगा। 2.5 किलो हीरा उस यादव सिंह के घर से बरामद हुआ, और सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए तैयार, सरकार उनको हटाई नहीं तैयार। तो ये 2.5 किलो हीरा कहां से आया, कहां से गड़बड़ियां हो रही थी, कितनी उसकी तनख्वाह थी? ये जांच क्या समाजवादी पार्टी को नहीं करानी चाहिए थी क्या उसको, यादव सिंह को सस्पेंड नहीं करना चाहिए तत्काल? नहीं कर रही, हम बना तो सकते हैं, हम हटा नहीं सकते,
इसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा। अरे आपने बनाया क्यों ऐसे आदमी को जो 2.5 किलो हीरा कलेक्ट कर सकता है? ठीक है, आदमी एक सोने की एक चैन एक अंगूठी नहीं बनवा पाता है, 2.5 किलो हीरा जिसके घर में मिला और उसको बचाने का प्रयास करती रही समाजवादी पार्टी। आज कह रही हमारा क्या? ठीक है, मैं जवाब जरूर लूंगा यश भारती जी से। फिलहाल सुजीत कुमार सिंह जी का रुख करेंगे। मैं आऊंगा किसी जन जी, फिर आपके पास रुख करूंगा मैं। सुजीत कुमार सिंह जी, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए? अब बात इससे आगे बढ़ते हुए यहां तक आ गई है कि जिम्मेदारी किसने तय की। पहले जब पेपर लीक होते थे तो क्या अकाउंटेबिलिटी इतनी देखी जाती थी जितनी आज देखी जा रही है? अमित जी, देश में पिछले 10 से 12 सालों में कोई 116, 115 पेपर लीक के मामले सामने आए। ऐसा नहीं है कि ये मामला केवल केंद्रीय स्तर पर, पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और प्रमाणित आरोप। व्यापम घोटाला आपको याद होगा, जी जी, मध्य प्रदेश का बहुत 9 मामले पिछले 10-12 सालों में वहां आए। राजस्थान में 2001 में सब इंस्पेक्टर, 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में पेपर लीक का मामला आया। महाराष्ट्र में कोई 6 मामले आए। बिहार की 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 67वीं प्रवेश परीक्षा में पर्चा लीक का मामला आया। तो ये तो एक संस्थागत रूप इस देश में हो चुका है जी, और हमेशा होता रहा है। ये सही है कि कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण और समर्थन के कारण जी ये जो दिल्ली में भी मामला हुआ, ये मामला इतना आगे बढ़ा। लेकिन केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आई जी, वो भावावेश में कानून लेकर के आई। इस कानून, पुराने हमारे कानून मौजूद थे, इस कानून का कितना दुरुपयोग होगा? जब जो एजेंसी चाहेगी वो एजेंसी उठा करके किसी को भी जोड़ करके कि साहब आपकी बात आपसे हुई थी, बात का मतलब क्या था इससे नहीं, लेकिन उसको कानून के दायरे में ला करके दंडित कर दिया जाएगा। कानून से ये मामला नहीं बनने वाला जी। और छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो छात्र नहीं थे, वो सभी छात्र नहीं थे, उसमें राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दलों के एजेंडे थे और उन एजेंडों पर वो काम हुआ, वो बवाल हुआ जी। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अभी जिन छात्र जो लोग वहां दिल्ली में मौजूद थे, क्या कभी सभी लोग शैक्षिक परिवेश के लोग थे? तो इसमें राजनीति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी वहां पर जी, लेकिन राजनीति उपस्थित हुई और राजनीति उपस्थिति के कारण इतना बवाल हुआ जी। हाँ, पुलिस को थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता थी वहां पर, ज्यादा बर्बरता हो गई जी। और ये जो कानून केंद्र सरकार लाई है ये गैर जरूरी कानून था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही निर्भया मामले में एक कानून लाया गया और पूरा का पूरा देश आज महिला उत्पीड़न के फर्जी मामलों में उलझा हुआ है और परेशान है जी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि पहले से हमारे पास कानून थे, लेकिन जो संशोधन हुआ उसमें कुछ और नॉर्म्स जोड़े गए कि 10 साल तक की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन यश भारती जी, अब जो कानून आज पारित भी हो चुका है इस पूरे पेपर विधेयक से संबंधित, समाजवादी पार्टी में 86-56 एक बहुत पुराना नारा मौजूद है और मशहूर हुआ है। 86-56 का नारा जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्य था या असत्य था, लेकिन ये बहुत मशहूर हुआ जी। 86 में 56 उस पर भी हम बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अयोग्य को भी आपने शीर्ष पद पर बैठा दिया। लेकिन अब जो स्थिति यश भारती जी वो ये है कि अब कानून भी आ गया है। सरकार का दावा है कि हमारे शासनकाल में जितने लीक्स हुए हमने कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा, आगे भी जांच चल रही है और इस कानून के आने से स्थितियां बदलेंगी जैसे कि सरकार का दावा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे किस रूप में देखती है? क्या वाकई सरकार की मंशा इसमें आपको दिखाई देती है कि अब लीक पर लगाम लगे, इसके लिए कदम बढ़ाया गया है, या फिर केवल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आपको दिखती है इसमें सरकार की? मैं आऊंगा, मैं फिर आपको रुक करूंगा सुजीत कुमार सिंह जी। यश जी से सवाल है, यश भारती जी। जी अमित जी, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है सुजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया सर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यश भारती जी का समय है, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी। जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी ने क्योंकि व्यापम का नाम ले दिया है, जो प्रवेश परीक्षा की एजेंसी थी मध्य प्रदेश में, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसका शॉर्ट फॉर्म व्यापम। जी जी।
154 मामले दर्ज किए सीबीआई ने। 2015 तक 2000 लोगों की गिरफ्तारी करी। चार्जशीट सीबीआई ने जो किया उसमें लगभग 3100 से अधिक आरोपियों को रखा उसके अंदर जी। लेकिन सजा किनको दी? जैसे चढ़ावा चोरी में अयोध्या में चप्पल चोरों को पकड़ लिया गया और मुख्य आरोपियों को छोड़ने और बचाने का काम हो रहा है, वैसा ही काम हो रहा है कि आप चप्पल चोरों को पकड़ लोगे मंदिर में और बड़े चढ़ावा चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को बचा लोगे तो कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के उसमें तत्कालीन समय के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी को गिरफ्तार किया गया। जब वो स्वर्गवासी हुए तो पूरे भारतीय जनता पार्टी उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर सिरोंज में पहुंच गई और श्रद्धांजलि देते हुए में ज्योतिराज सिंधिया और बड़े बड़े नेता कहते हैं हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, यानी व्यापम जैसे घोटाले करने चाहिए, और वो कर रहे हैं। प्रदेश से हटके अब देश में कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। तो ये अनुसरण करेंगे उन लोगों का। आरएसएस के लोग पकड़े गए, बचाने का काम पूरा पूरा हुआ। इतने सालों में आखिर सजा किसको हुई? वो व्यापम का बड़ा अपराधी तो बता दीजिए। वो कोई अपराधी ढूंढने नहीं मिल रहा। सरकार का कोई दोषी नहीं है, सब ऑल इज वेल, क्लीन चिट दे दी गई। वैसे ही जो ये मामला अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने 46 में 56 वाली बात कही जी, वो योगी के तो 56 में 46 का पहाड़ा पड़ रहे थे कि 56 में 46 एसडीएम बढ़ गए, तो पहले तो पहाड़ा सीख के आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लोगों के 56 में से 46 कैसे बन सकते हैं, थोड़ा ये सिखा दे। और आज भी जिस यादव बिरादरी को बदनाम करके 46 में से 56 में से 46 जी 86 में 56, ठीक है, एक अरे सर कहे हुए वाक्य के अनुसार जी जी ठीक है। यश भारती जी, आपकी बात पूरी करें। ये योगी जी ने सदन में कहा, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, ये मेरे वाक्य नहीं है जी। ये जो गणित मैंने बताया ये योगी जी का बताया। तो जो एसडीएम बनने की बात है, जो परीक्षा में परिणाम मानने की बात है, वो तो अभी भी यादव जाति के होनहार लोग ला रहे हैं। अब कौन सी समाजवादी पार्टी की सरकार है जो एक जाति का नाम लेकर के बदनाम करने का काम करते हैं? देश की सर्वोच्च परीक्षा जैसे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, आईएफएस बनते हैं, उसमें सर्वोच्च पद पे भी यादव समाज के लोग आ रहे हैं। तो क्या उसमें समाजवादी पार्टी? ये तो समाज है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज के लोग आगे क्यों आ रहे हैं, योग्यवान क्यों हो रहे हैं। योग्यता के दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी शर्मसार नहीं होती, शर्म नहीं आती उनको, बेशर्मी से बोलते हैं। और बेशर्मी से बात, अभी ये नाम गिना रहे थे केसी जैन साहब, अनुराग ठाकुर जी, ये यूपी के नाम नहीं गिना पाते। ये व्यापम पे इनको चुल्लू भर पानी ऐसे लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए उसमें, जिसमें शुद्ध रूप से आरएसएस के लोग थे, बड़े नेता थे आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केसी जैन जी जवाब दीजिए। इतने बड़े पहले भी स्कैम्स हुए, लीक्स हुए, लेकिन अब जब ये कानून आया है तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियों में सुधार होगा? जी अमित जी, अगर बिल्कुल देखिए अमित जी देखिए बिल्कुल जो ये कानून में सख्ती की गई, ठीक है यश जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। केसी जैन जी जवाब दीजिए। जब 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, इस तरीके के कड़े कानून से बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जी। लोगों के अंदर ये भय पैदा होगा, जो लोग सोचते थे कि कानून की लंबी प्रक्रिया में जमानत होकर के छूट जाएंगे, लेकिन जब 10 साल तक की सजा है तो 10 साल तक की सजा में उनको हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं मिलनी और वहां तक पहुंचते पहुंचते भी कम से कम 1 साल लग जाएगा। उन लोगों को जेल में रहना ही रहना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग पॉक्सो के केस में देखते हैं कि लंबी प्रक्रिया में उसको जल्दी बेल नहीं मिल पाती है। जो पॉक्सो और रेप के केस में जो, लेकिन केसी जैन जी, इस पर जो एक सुजीत कुमार सिंह जी ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है केसी जैन जी, कि आपने कानून तो बना दिया, प्रावधान भी तय कर दिया, लेकिन जब जिम्मेदारी तय करने की बात होगी, जब जांच होगी, तो ये कैसे माना जाएगा कि जो दोष हैं वो सही है और जो जिम्मेदार व्यक्ति उस पर ही कार्रवाई हो रही है, इसका दुरुपयोग ना हो? इसे लेकर क्या प्रबंध किए जांच का मतलब अमित जी देखिए, यहाँ 2-3 बातें हैं जी। जांच का मतलब यही होता है कि जांच में प्रथम दृष्टया सबूत मिलने पर, दोषी पाए जाने पर ही किसी व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और फिर उसके बाद फिर न्यायालय में अगर सबूत सिद्ध हो जाते हैं तभी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, नहीं तो फिर उसको एक तो बेल मिल जाती है, दूसरी बात ये फिर उसको सजा भी नहीं होती। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए व्यापम पे पहुंच गए। सुजीत जी ने जो प्रश्न उठाया वो ये कहा कि पहले भी तमाम सारे घोटाले हुए हैं और तमाम सारे घोटालों में जाती हुई लोगों को उसमें सजाएं भी मिली,
लेकिन फिर ये कह रहे कि उसमें व्यापक में कला मंत्री थे, वो जेल गए थे, उनकी अरे तो क्या मुख्तार अंसारी की तरह जैसे आपके मुखिया पहुंचते हैं, मुख्तार अंसारी वो सैकड़ों हत्याओं का दोषी, कितनी करा दिया, क्या मुख्तार अंसारी की उसमें जाना चाहिए सुपुर्दे खाक में भाजपाइयों को? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बेशर्म लोग आप बैठे हुए, आपकी जो घोटाले हुए और आपने जिन यादव सिंह को बैठाया, यादव सिंह के वहां 2.5 किलो हीरो निकले, आपने सस्पेंड तक नहीं किया, कितनों को सजा दिलाई? सरकार ने इस्तीफा दिया, किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। आप बताइए, और जिसकी आप बता रहे लाठीचार्ज, हम बताएं आपको 2013-14 शिक्षा मित्रों पे समाजवादी पार्टी ने लाठीचार्ज कराया, गोमती नदी में कूद करके अपनी जान बचा रहे थे, गोमती नदी में कूद करके बच्चे अपनी जान बचा रहे थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपने 12-13 में लाठीचार्ज कराया, 13-14 में कराया, 14-15 में कराया, 3 बार कराया कि नहीं कराया? चलिए, किसने क्या किया, अब बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है। अभी हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या स्थितियां होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, केसी जैन जी, यश भारती जी, सुजीत कुमार सिंह जी का रुख कर लेंगे, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। सर, एक बात तो ये बिल्कुल तय है कि आरोप प्रत्यारोपों का तो इस पूरे विषय पर कोई सिरा नहीं, कहीं पर ये ठहरेंगे नहीं। आऊंगा यश भारती जी, फिर आपका रुख करूंगा मैं, लेकिन सुजीत कुमार सिंह जी, एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर यह है कि अब सरकार ने कानून ला दिया, पारित हो गया है, आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से मूर्त रूप लेगा तो क्या अब ये माना जाए कि पेपर लीक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जो कि सरकार का प्रयास भी है, सरकार कह रही है इस बात को, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल लीक ना हो, लेकिन क्या इससे स्थितियां बदलेंगी या फिर केवल डैमेज कंट्रोल है, जैसे कि हमने पहले पूछा था? देखिए, ये भावावेश में लिया गया कानून बनाया गया है जी। इससे कोई भी भर्ती घोटाला रुकने वाला नहीं है। ये मानव स्वभाव है, उसके रास्ते निकाले जाएंगे, और जब ये मामले आएंगे, ये केवल डैमेज कंट्रोल है। सरकार ने अगर इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान, क्या धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें दोषी है? ये केवल डैमेज कंट्रोल है, और इस डैमेज कंट्रोल को करके कानून बना करके समाज के सामने, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता जी। और भर्ती घोटाला कोई आज से नहीं हो रहा है जी। पहले तो घोटाले इस नाते से नहीं होते थे क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट जाती थी। तो जब लिस्ट जाती थी तो उस समय घोटाले जो होने की आवश्यकता क्या थी? एक मेज पर पहुंचे, वहां से सहमति सिलेक्शन हो गया फिर, और भर्ती हो गई जी। अब चूंकि उन स्थितियों से विपरीत स्थितियां सामने हैं तो लीक होता है। तो लीक को घोटाला नहीं माना जा सकता। घोटाले तो पहले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सरकार ने ये जो कानून खड़ा किया जी, वो तो केवल और केवल डैमेज कानून था, और इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके पहले टाडा कानून का सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून इसके पहले भी लाए गए, लेकिन अब ये सुनिश्चित करना होगा कि इस कानून के बाद जो परिस्थितियां हैं जमीन पर, इससे सुधार हमें देखने को मिले। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।